स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम सोल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान के प्रीवियस पेपर को। और ये हमारा 2021 का सेकंड शिफ्ट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का हमने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो अपडेट आपको मिल जाया करे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, देखिए, उदारवाद के विकास जो है, जो उदारवाद के विकास के चरण है उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम उदारवाद की विकास के चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पहले आएगा नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद आएगा पहले नंबर पे। फिर देन सेकेंड नंबर पे आता है सकारात्मक उदारवाद। और थर्ड नंबर पे आएगा समतावादिता। फोर्थ नंबर पे आएगा स्वेच्छातंत्रवाद। तो हमारा ऑप्शन सी होता है ऑप्शन बी, यानी 3, 1, 2, 4। नकारात्मक उदारवाद, देन सकारात्मक उदारवाद, उसके बाद आता है समतावादिता, लास्ट में आएगा स्वेच्छातंत्रवाद। ये है उदारवाद के विकास के चरण। तो हमारा ऑप्शन से होता है ऑप्शन बी। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो संस्थाएं तथा निकाय दिए गए हैं उनमें से वह कौन सी संस्था है जिसका नीति निर्माण में, और कौन कौन सी संस्थाएं इनमें से हैं जिनका नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें नीति निर्माण करने वाली संस्थाओं को इसमें से बतलाना है। तो देखिए, पहला है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसका भी नीति निर्माण में मतलब भूमिका यह भी निभाती है। तो हमारा ऑप्शन देखिए 1 से होता है। सेकंड में है राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद। इसका भी कार्य होता है नीति निर्माण में। और थर्ड है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक तथा महालेखा जो परीक्षक होते हैं यह नीति निर्माण नहीं करते, तो इनका नीति निर्माण में कोई भूमिका इनकी नहीं होती, तो यह नहीं होगा। फोर्थ है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इनके द्वारा भी जो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 भी हमारा सही होता है। तो देखिए 1, 2 एंड 4 हमारा सही होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। ऑप्शन 1, 2 एंड 4 सही होगा हमारा ए। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सामाजिक क्रिया समूह है, सामाजिक कार्य समूह, यानी उसके विषय में हमें सत्य कथन जो नहीं है उसको बतलाना है, यानी जो सामाजिक क्रिया समूह के अंतर्गत नहीं किए जाते उसे हमें बतलाना है। तो देखिए, जो सूक्ष्म क्रिया समूह है, जो सामाजिक क्रिया समूह क्या है, एक सूक्ष्म क्रिया समूह है, तो ये तो सही हो जाता है और हमें बतलाना है गलत। और सेकंड है कि वे मानव, पशु और पर्यावरणीय सुरक्षा की चिंता करते हैं, तो ये भी सही है भाई। जो सामाजिक क्रिया समूह होते हैं वे मानव, पशु और पर्यावरण सुरक्षा की चिंता तो करते ही हैं। थर्ड है कि वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, जो सामाजिक क्रिया समूह होते हैं वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने में कार्य नहीं करते, क्योंकि ये सामाजिक क्रिया समूह है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत होता है और हमें गलत ही बतलाना था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। आंसर सी हमारा सही होगा। डी में है कि वे गरीबी और दलित वर्ग हेतु कार्य करते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि जो सामाजिक क्रिया समूह है वह गरीबी और दलित वर्ग हेतु कार्य करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश जो है वह बिम्स्टेक के सदस्य है। तो बिम्स्टेक के सदस्य हैं इनमें से भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। तो 2 एंड 3 हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन देखिए 2 एंड 3, ऑप्शन सी में हमारा सही है। ऑप्शन सी 2 एंड 3, यानी भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। अगला है, निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंधन एनपीएम के मौलिक ए है। तो जो निकोलस हेनरी के अकॉर्डिंग मौलिक ए बतलाए गए हैं तो उन्हें हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। तो देखिए, एजिलिटी जो है वह उन्होंने निकोलस हेनरी ने बतलाए थे। सतर्कता यानी अलर्टनेस, सतर्कता, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, तो ये दोनों भी बतलाए थे। तो देखिए 1, 2 एंड 3 हो जाता है, मतलब 1 एंड 2 हो जाता है जिसमें 2 हैं। और अगला है, देखिए अगला है सहबद्धता यानी अलाइनमेंट, और अनुकूलता यानी इंडेपेटेबिलिटी। इंडेपेटेबिलिटी जो है ये दोनों भी उसमें सम्मिलित है, यानी थर्ड भी हो जाएगा ऑप्शन हमारा। और जो फोर्थ है सत्ता अथॉरिटी, यह हेनरी ने इसको मौलिक ए नहीं बतलाया था, तो हमारा ऑप्शन सही होता है 1, 2 एंड 3। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है 1, 2 एंड 3। अगला है,
प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो प्लेटो की बुक है इसे आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनकी जो पहली बुक आती है वह है एपोलॉजी। एपोलॉजी फर्स्ट नंबर पे आएगी, फिर सेकंड में रिपब्लिक आएगी और थर्ड में आएगी स्टेट्समैन, फोर्थ में आएगी लॉज। एपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉज। तो हमारा ऑप्शन सी होता है 1, 2, 4 एंड 3, ऑप्शन ए। अगला है, देखिए कोटेशन दिया गया है कि द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है बल्कि वह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर, हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच भी है, निदेशकों के बीच भी, या जहाँ कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं तो वही द्वंद्व होता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हमारा आंसर सही होता है MP फॉलेट के द्वारा, मैरी पी फॉलेट के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला है, देखिए कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, तो हमें कथन और कारण के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो कथन दिया गया है कि प्रत्येक विचारक जो होता है वो अपने युग का शिशु होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। कथन जो है हमारा सही हो जाता है क्योंकि प्रत्येक विचारक जो है अपने युग का शिशु होता है। चलिए कारण देख लेते हैं कि इससे कोई संबंध है कि नहीं। तो कारण में बतलाया गया है कि जो मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट हैं उनकी बुक जो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में यह दलील दी कि है महिलाओं की पुरुष के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये MP फॉलेट की का कथन है, उनकी बुक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन में दिया गया है। तो यह भी सही है, बट देखिए क्या अभी कथन ए से या कारण आर में कोई संबंध है? तो नहीं है। तो कथन तो दोनों से ही है पर इनसे कोई संबंध व्याख्यात नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं पर इनकी व्याख्या सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनके समय के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए जो घटनाएं हैं, बोल्शेविक क्रांति, तो पहले आ जाएगी बोल्शेविक क्रांति, देन आएगी वर्साई की संधि, वर्साई की संधि के बाद होता है एक देश में समाजवाद, और उसके बाद आएगा नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होता है 1, 2, 4 एंड 3, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाता है 1, 2, 4 एंड 3। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों एलिट्स की भर्ती व्यक्ति योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है। तो यह कथन है, यह बतलाया था किसने? तो TB बोटो मोर ने। TB बोटो मोर का यह कथन है। हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होता है। TB बोटो मोर ने बताया कि जो लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया इन्होंने जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों यानी एलिट्स की भर्ती व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों पर भी की जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होता है TB बोटो मोर। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण डीकोलोनाइज करना होगा। यह निम्न कथन किसका है निम्नलिखित में से? तो देखिए जो अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का जो क्या करना होगा? तो सर्वप्रथम डीकोलोनाइज करना होगा, और यह कथन था स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन डी हमारा सही होता है स्वामी विवेकानंद। अगला है, देखिए दिया गया कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर हम आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करते हैं तो पहले होगा साबरमती आश्रम की स्थापना होती है, देन गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आएगा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, फिर असहयोग आंदोलन के बाद उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। तो हमारा आंसर सही होता है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला है, देखिए कुछ आंदोलन एवं सम्मेलन दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं और इसे हमें सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं लेक सक्सेस सम्मेलन। जो लेक सक्सेस सम्मेलन था वह हुआ था 1949 में, ऑप्शन 3 पहले आएगा हमारा। फिर देन होगा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में। फिर होगा हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, सी के बाद बी होता है। फिर उसके बाद चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन होता है 1973 में, फोर्थ होगा हमारा। और उसके बाद रियो अर्थ सम्मेलन ये होता है 1992 में। तो हमारा देखिए ऑप्शन सी होता है, हमारा ऑप्शन सी होगा पहले 3 फिर 2 4 1, 3 2 4 1 हमारा सही हो जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन 3 2 4 1, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी।
चलिए अगला है, चलिए कुछ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में क्या संशोधन दिए गए हैं, सूची 2 में उनके डेट दिए गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, यानी 4th होगा। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, यानी 1। और 15वां संविधान संशोधन जो होता है वह होता है 1963 में, 2। एंड 38वां होता है 1975 में, 3। तो 4, 1, 2, 3 हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। अगला है, देखिए अगला है, गांधी जी की स्वदेशी की अवधारणा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा था। तो जो गांधी जी की स्वदेशी अवधारणा का प्रभाव पड़ा था वो हमें बतलाना है। तो पहला है कि उनका गहन नैतिक, डिफिथिकल, स्पिरिचुअल कन्वेक्शन जो था, यानी आध्यात्मिक विश्वास उनका गहन था। तो आध्यात्मिकता पर वो विश्वास करते थे। तो देखिए 1 ये सही है हमारा। सेकेंड है कि लोगों की आर्थिक स्थिति की विशेष आम लोगों की स्थिति की उनकी समझ थी, ये भी सही है। थर्ड है, रस्किन की पुस्तक अंडू द लास्ट पर प्रभाव पड़ा था। उन पर जो था रस्किन की पुस्तक अंडू द लास्ट का प्रभाव पड़ा था। और फोर्थ है कि सत्य और जैन धर्म को समझ पर बल दिया था। तो ये जैन धर्म या सत्य और जैन धर्म की समझ पर बल की बात महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाता है, यानी 1, 2, 3 हमारा सही होगा। तो हम कूट देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। भारत का संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो क्या व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो जो ऑप्शन सी हमारा सही होता है, अनुच्छेद 74(1), यह मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 74(1), ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगला है, देखिए ऑप्शन 70 क्वेश्चन है कि कौन सी लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है। तो लोक शिकायतों का निवारण तंत्र वह है सूचना का अधिकार, RTI, ऑप्शन डी हमारा सही होता है, ऑप्शन डी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई है, जिसे कन्फ्यूशियस ने नहीं लिखा है। तो देखिए बुक्स ऑफ चेंजेज ये कन्फ्यूशियस की बुक है। तो ये तो हमारा सही होगा, हमें बतलाना है जो नहीं लिखी गई है। और सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड ऑफ है कि हमारा बुक्स ऑफ एनिमल्स, तो यह बुक नहीं है कन्फ्यूशियस की। थर्ड है बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, तो ये कन्फ्यूशियस की बुक है, बुक्स ऑफ सॉन्ग। और फोर्थ है कि बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स, तो यह बुक भी कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई है। तो 2 एंड 4 हमारा सही होता है, यह दोनों बुक कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई है, ऑप्शन सी हमारा सही होता है, 2 एंड 4। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण हमें बतलाने हैं। तो पहला है देखिए स्वभावतः अनुभाविक होता है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वह अनुभव पे होता है, यह सही है। तथ्यों पर केंद्रित भी होता है, यह भी सही है। थर्ड है कि इसमें राजनीतिक यथार्थ की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो यह भी सही है। फोर्थ है कि इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है, तो दर्शन पर बल व्यवहारवादी दृष्टिकोण में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी नहीं हमारा सही होता है चौथा। तो 1, 2 एंड 3 जो होगा कूट में वह हमारा सही होगा। तो 1, 2, 3 है ऑप्शन बी में, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है, उसे हमें बतलाना है। तो उत्तर आधुनिकतावाद का जो आधारभूत लक्षण नहीं होगा वह होगा सी, यानी यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है वह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित नहीं है, बल्कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह विसंरचना डिकंस्ट्रक्शन में विश्वास रखता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्वीकृति सिद्धांतों को चुनौती देता है। यह अधिव्याख्यान यानी मेटानरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। तो हमारा देखिए हमें गलत बतलाना था, जो इसका लक्षण नहीं था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है कि यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित नहीं होता है। अगला है, देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों की उनके गठन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर हम राज्यों के गठन में पहले क्रम में के अनुसार गठन करते हैं तो हमारा पहले आएगा हरियाणा के बाद गठन होता है उत्तराखंड के बाद गठन होता है झारखंड का, झारखंड के बाद गठन होता है तेलंगाना का। तो 1, 3, 4 एंड 2 हमारा आंसर होगा। तो जो ऑप्शन बी में है, देखिए ऑप्शन बी में है 1, 3, 4 एंड 2, ऑप्शन बी हमारा सही होता है। सो फ्रेंड्स आज बस इतने करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम
ऐसे ही पूरे जो एनटीए का पेपर प्रीवियस पेपर है सारा आपको इसी तरह सॉल्व करा देंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो धन्यवाद।